Hello students, welcome to Biology Lover. So this is the part 4 of the chapter Reproduction in Organisms, class 12th Biology. Okay, so our first topic is sexual reproduction. Sexual reproduction involves the formation of male and female gametes. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जिसमें मेल गैमेट को बोला जाता है स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोला जाता है ओवम, ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल. तो या तो ये सेम इंडिविजुअल में दोनों ही तरह के गैमेट्स फॉर्म हो, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं पल्मोनेट, स्नेल्स, अर्थवर्म्स, स्लग्स एक्सेट्रा. तो जैसे हम एग्जांपल है अर्थवर्म का, तो अर्थवर्म में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है. तो इस तरह से उसमें सेम इंडिविजुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स. तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो, जैसे कि एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया. दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो ये फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, और वो जाइगोट डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है. इट इज़ एन elaborate, complex and slow process as compared to sexual reproduction. तो अगर asexual reproduction से कंपेयर करें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक elaborate, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offsprings that are not identical to their पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्व्स. तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उससे क्या एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, बट वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता है उनके पेरेंट्स के, जैसा कि हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि वो एग्जैक्टली मीन्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं, जिनको हम बोला जाता है, हमने जैसा पढ़ा था, क्लोन्स. तो ये यहाँ पे क्लोन्स जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वेरिएशन शो करते हैं ऑफस्प्रिंग्स. ओके, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते उनके पेरेंट्स के. एग्जांपल देख ले कि अगर कोई बेबी है तो वो पूरी तरह उसकी मम्मी जैसा नहीं दिखेगा और पूरी तरह उसके पापा जैसा नहीं दिखेगा. अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई. तो हम जब स्टडी करेंगे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, show that though they differ so greatly in external morphology, तो ये जो है ना, इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो बहुत ही डिफ़र करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफ़र करता है, फिजियोलॉजी डिफ़र करती है. व्हेन इट्स कम्स टू सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जब सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बहुत डिफरेंस आ जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, फिजियोलॉजी में भी डिफरेंस आ जाता है. सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न, पर उनका पैटर्न जो होता है लगभग सिमिलर ही होता है. लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन ऑफ दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. तो अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन फीचर्स इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के. ओके, all organisms have to reach a certain age of growth and maturity in their life. तो अब हर एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जिसमें उनका ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी आती है उनकी लाइफ में, बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. तो वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं. दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड द जुवेनाइल फेज. तो उस फेज को बोला जाता है जुवेनाइल फेज. तो मैं आपको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस होती है ग्रोथ की. फर्स्ट इज़ जुवेनाइल फेज, सेकेंड इज़ रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज़ सेनेसेंस फेज. ओके, तो जो जुवेनाइल फेज होता है वो एक, उससे बोला जाता है वेजिटेटिव फेज अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और अगर एनिमल्स की बात करें तो उसे जुवेनाइल फेज ही बोलेंगे. तो इस स्टेज में क्या होता है कि ग्रोथ एंड मैच्योरिटी आती है, जैसा कि हमने भी पढ़ा. और रिप्रोडक्टिव फेज, सेकेंड फेज इज़ रिप्रोडक्टिव फेज. तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि इट बिगेन्स एट द एंड ऑफ जुवेनाइल. तो जब जुवेनाइल स्टेज ख़त्म हो जाती है फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज
स्टार्ट हो जाती है। फिर थर्ड होती है सेनेसेंस, जिसको बोला जाता है ओल्ड एज। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद आती है और इसमें क्या होता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है ओल्ड एज के बाद। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। तो जुवेनाइल फेज़ को एनिमल्स में जुवेनाइल फेज ही बोलते हैं और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो फेज़ है इसका ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। जैसा कि जुवेनाइल फेज़ कुछ ऑर्गेनिज्म में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म का बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन ईजिली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर्स। तो जब जुवेनाइल फेज़ ख़त्म हो जाती है या फिर हम कहें वेजिटेटिव फेज़ प्लांट्स में जो बोलते हैं हम, विच मार्क्स द बिगनिंग, तो अब इसके बाद एक नई फेज़ स्टार्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़। कैन बी सीन ईजिली, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, हायर प्लांट्स में देखने को मिलती है जब फ्लावर्स आने लग जाते हैं। तो जब फ्लावर्स आने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव फेज़ प्लांट की स्टार्ट हो चुकी है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो plant to come to flower? In some plants where flower occurs more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा कि इट टेक्स अबाउट 3 months फॉर फ्लावरिंग इन मैरीगोल्ड। तो 3 month लग जाते हैं मैरीगोल्ड में फ्लावर्स आने में, व्हीट में भी और राइस प्लांट में भी, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लांटिंग दैम एज दे आर एनुअल प्लांट्स। तो ये सारे क्या एनुअल प्लांट्स हैं, ये इसका आंसर बता रही हूँ मैं। इट लिव्स फॉर वन ग्रोइंग सीजन दैट इज़ विद इन अ ईयर और एंड डाई। तो ये सिर्फ 1 साल तक ही जीते हैं और फिर मर जाते हैं ये प्लांट्स। ओके, वेर मैंगो एंड कोकोनट आर ट्रीज। तो ये मैंगो और कोकोनट जो है ना वो ट्रीज़ है, therefore they take around 3 to 6 years to flower। तो इनमें 3 से 6 साल लग जाते हैं फ्लावर्स आने में। Then mature phase refers to the phase in plants when sexual organ get developed। तो जब sexual organs developed होने लग जाते हैं, जैसे कि flower buds, flowers etc. And this phase passes after the first flowering of the plant. Those plants which flower more than once that have an interflowering period called the juvenile phase। जैसा कि हमने अभी juvenile phase के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। तो आपने कभी आपके एरिया में ट्रीज को ऑब्जर्व किया है? डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर? तो क्या वो हर महीने वो उनमें फ्लावर देखने को मिलते हैं? वाई डू यू थिंक द एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा इज सीजनल? तो क्या आपने देखा है कि मैंगो, एप्पल, फ्रूट्स ये हर सीज़न में दिखते हैं क्या आपको? तो यस, हमें मतलब अलग अलग सीज़न में ही अलग अलग फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें मैंगो की, तो ये हमें यूजुअली समर्स में ही देखने को मिलते हैं। ओके, आर दीज सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर? तो ऐसे भी प्लांट्स हैं क्या जो पूरे साल जिनमें फ्लावरिंग होती है? सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? और कुछ फ्लावर ऐसे भी है जो सिर्फ सीजनली फ्लावरिंग करते हैं। प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के 3 टाइप। फर्स्ट इज़ एनुअल, सेकेंड इज़ बाइनियल एंड थर्ड इज़ पेरिनियल। तो मैं बता दूं, एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल साइकिल सिर्फ 1 साल में ख़त्म हो जाती है। और वहीं देखें तो बाइनियल प्लांट्स की जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है वो 2 साल में ख़त्म होती है, इसलिए उसे बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। और पेरिनियल की बात करें तो पेरिनियल ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल साइकिल 2 से ज़्यादा साल की होती है, तो इसलिए उन्हें बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। शो क्लियर कट वेजिटेटिव, reproductive and senescent phase, but in perennial species it is very difficult to clear
डिफाइन दी स्पीशीज दिस फेज। तो ये जो 3 फेजेज़ हैं जो जिसकी हमने बात करी, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज, तो ये एनुअल और बाइनियल टाइप के प्लांट्स में तो आसानी से हम इसको डिफ़र कर सकते हैं, बट पेरिनियल में इसको डिफ़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। A few plants exhibit usual flowering phenomenon। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एनुअली फ्लावरिंग करते हैं। Some of them such as bamboo। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है बैम्बू का। बैम्बू स्पीशीज फ्लावर्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। तो जो बैम्बू होते हैं वो उनकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार सम ऑफ दैम सच एज बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन अ वाइल। तो उनकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार उनमें फ्लावर्स आते हैं, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। तो 50 to 100 ईयर्स के बाद उनमें एक बार फ्लावर आते हैं। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो फिर वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर डाई हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। अनदर प्लांट स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना that we call commonly नीला कुरंजी फ्लावर्स once in 12 years। तो ये इसमें फ्लावर आते हैं हर 12 साल में। As many of you would know, this plant flowers during September October 2006। तो इसमें फ्लावर आए थे 2006 में, सितंबर अक्टूबर में। Its mass flowering transferred large tract of hill एरिया इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ये देखने को मिला था। दैट अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो इतने सुंदर होते हैं तो इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज। तो एनिमल्स में जो जुवेनाइल फेज होता है उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज, और फिजियोलॉजिकल चेंज मतलब जो फंक्शन में जो चेंज आते हैं उन्हें बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज। तो ये पहले ही आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के पहले ही एनिमल्स में। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जुवेनाइल फेज में जो ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और कुछ का बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मतलब बहुत ही कम समय का होता है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। तो अब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिसमें अगर एग्जाम्पल ले ले बर्ड्स का। डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर। तो क्या वो साल भर तक एग ले करती है? और इज़ इट अ सीजनल फिनोमिनल, क्या सीजन वाइज वो एग ले करती है? वॉट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड। तो फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स भी क्या पूरे साल एग ले करते हैं? यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिव इन नेचर ले एग ओनली सीजनली। तो आपने देखा नोटिस किया होगा कि जो बर्ड्स है वो नेचर में एग ले करती है सीजनली। ओके, हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म। तो जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म में रखी जाती है, जैसे एग्जांपल ले लें हैंस का, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। तो ये पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होती है वो पूरे साल एग ले करती है क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस किए जाते हैं जिसके कारण वो थ्रू आउट एग ले कर सकें। इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो इस केस में ये रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे हम इसे, बट इट इज़ अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। एक तरह का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, जिससे ह्यूमन्स को फ़ायदा हो। The female of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as the hormones during the reproductive phase। तो जो प्लेसेंटा क्या होता है मैं आपको बता दूँ। प्लेसेंटा एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फीटस को फूड प्रोवाइड करता है। ओके, तो मैमल्स में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द।
तो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउस, शीप्स, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स एक्सेट्रा। तो जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स है जिसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है लाइक काउ, शीप एक्सेट्रा। ओके, तो सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान उसे बोला जाता है ऑयस्ट्रस साइकिल। ओके, इन नॉन प्राइमेट्स, रिमेंबर दिस। ओके, वेर एज इन प्राइमेट्स, तो जब हम प्राइमेट्स की बात करें एग्जाम्पल, प्राइमेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमंस, तो ये प्राइमेट्स के एग्जाम्पल है। इट इज़ कॉल्ड, तो इनमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर वाइल्ड condition exhibit such cycles only during the favorable seasons in their reproductive phase। तो कुछ मैमल्स में स्पेशली लिविंग इन नेचर, जो नेचर में रहते हैं, जो तो जब वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट होती है सच साइकिल्स, तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो जब भी रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। एंड देयरफॉर आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो ये जब फेवरेबल कंडीशंस होती है ना, जब भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज। तो कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है कंटिन्यूस ब्रीडर्स। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, जैसा कि हमें पता है कि हम सभी एक ना एक दिन ओल्ड होंगे। इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ is something that we recognize, but what is mean by growing old? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or old age। तो अब हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे, senescence age। Okay, there are concomitant changes in the body like slowing of metabolism। तो इस एज में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, क्योंकि एक लास्ट स्पैन होता है लाइफ स्पैन का। ओल्ड एज अल्टीमेटली लेड टू डेथ, तो ओल्ड एज के बाद डायरेक्टली डेथ हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज। तो ये हार्मोन्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ट्रांजिशन होते हैं ना इन फेजेस के बीच में, तो वो कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। तो इंटरैक्शन जो होता है हार्मोन्स का और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, ये रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में and the associated behavioral expressions of the organisms। Okay, so our next topic is events in sexual reproduction। तो अब sexual reproduction में जो events आते हैं हम उससे पढ़ेंगे। After attainment of maturity, तो जब maturity attain कर लेता है कोई भी organism, all sexually reproducing organism exhibits events and processes that have remarkable fundamental similarities। तो जो sexually reproducing organisms हैं उनमें ये events होते हैं, बट उनके जो फंडामेंटली वो जो सिमिलैरिटीज़ होती है, इवन दो वो होते तो बिल्कुल सिमिलर ही है ये प्रोसेसेस, बट भले ही से उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ओके, द इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेट है। फॉलो रेगुलर सीक्वेंस, तो एक रेगुलर सीक्वेंस से ये रिप्रोडक्शन होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब फ्यूजन हो गया, मीन्स फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है जिससे कि फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का। एज ए रिजल्ट जाइगोट के बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फॉर कन्वीनियंस दीज सिक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस नेमली। तो ये जो इवेंट्स हैं इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Also press the bell icon so that you will never miss any update. Thank you.